गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह आज आपके साथ बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में नया सामाजिक विचारक शुरू करने जा रही हूँ। डीपी मुखर्जी का परंपराओं का द्वंद्व। डॉक्टर डीपी मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में 1894 को हुआ था। मुखर्जी एक प्रबुद्ध विद्वान और मौलिक विचारक थे। डीपी मुखर्जी ने अनेक विषयों से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। आपके सामाजिक विचार समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में विशेष रूप से अध्ययन किए जाते हैं। कला, संगीत और साहित्य से संबंधित आपके लेखों तथा विचारों को विषय में सम्मान की दृष्टि से पढ़ा जाता है। साधारणतः डीपी मुखर्जी को समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित माना जाता है। ये उनके बारे में एक पक्षीय सच है। सच ये है कि मुखर्जी ने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक का उपयोग अनेक सांस्कृतिक परिवर्तनों तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं को स्पष्ट करने के लिए किया, लेकिन समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धतियों के बारे में उनके विचार मार्क्सवादी से पूरी तरह मेल नहीं खाते। उन्होंने अध्ययन की जिन पद्धतियों पर बल दिया, उनमें से 3 पद्धतियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये पद्धतियाँ इस प्रकार हैं: मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति, तार्किक द्वंद्वात्मक पद्धति, व्याख्यात्मक पद्धति। इन तीनों पद्धतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अपनी आरंभिक रचनाओं व्यक्तित्व एवं सामाजिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र में कुछ मूल अवधारणाओं के अंतर्गत डीपी मुखर्जी ने व्यक्तित्व, समाजीकरण तथा समाज का अध्ययन करने के लिए मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति के उपयोग पर बल दिया। आपके अनुसार व्यक्तित्व और समाज को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। यहीं पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज की विवेचना करने में उपयोगी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर सामाजिक संबंधों की प्रकृति को समझना भी आसान हो जाता है। यदि हम एक एकीकृत समाजशास्त्र को विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति अधिक उपयोगी होगी। मुखर्जी के अनुसार ज्ञान का संबंध केवल तथ्यों का एकीकरण करने से नहीं है और उनके विश्लेषण से भी नहीं है, बल्कि ज्ञान एक ऐसा दर्शन है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं का अध्ययन करने के लिए डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक को अधिक महत्व दिया। ये दूसरा जो मैंने आपको भी 3 पद्धतियाँ बताई महत्वपूर्ण, उसमें से दूसरी पद्धति के बारे में आपको बता रही हूँ। द्वंद्वात्मक या द्वंद्ववाद को अधिक महत्व दिया। कार्ल मार्क्स ने जिस तरह अपने द्वंद्ववाद के आधार पर स्पष्ट किया कि विभिन्न दशाओं अथवा शक्तियों के बीच द्वंद्व होने से ही एक नए संवाद का निर्माण होता है, वाद प्रतिवाद संवाद, आपको याद होगा, मैं आपको ये विस्तार से कार्ल मार्क्स वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। उसी तरह किसी समाज के सांस्कृतिक प्रतिमानों में जब कभी भी परिवर्तन होने लगता है, तब नई चुनौतियों के फलस्वरूप संस्कृति में नए तथ्य जन्म लेने लगते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृति की परिवर्तनशील प्रकृति को द्वंद्ववादी पद्धति की सहायता से समझा जा सकता है। इसके बाद भी मुखर्जी की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार
कल्पना या अनुमान ना होकर तर्क और विवेक है। यदि किसी दशा को तर्क और विवेक के आधार पर ना समझा जा सके तो उसकी विवेचना को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि द्वंद्वात्मक पद्धति को तार्किक होना भी आवश्यक है। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज भी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन आपने सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण यूरोप के समाजों की तुलना में इसे कम विघटित पाया। इस दशा में एक तार्किक द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर ही मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज को समझना अधिक उपयोगी हो सकता है। अब मैं वो जो तीसरी पद्धति जो उन्होंने महत्वपूर्ण बताई उसके बारे में बताऊंगी, व्याख्यात्मक पद्धति। मुखर्जी ने सामाजिक अनुसंधान में अनुभविक पद्धति की उपयोगिता को अस्वीकार किया, व्याख्यात्मक पद्धति के उपयोग पर बल दिया है। उन्होंने लिखा है कि अनुभविक पद्धति पर आधारित शोध कार्यों के द्वारा सामाजिक जीवन से संबंधित कोई भी वास्तविक अर्थ खोज निकालना संभव नहीं है। समाजशास्त्र के लिए एक ऐसी व्याख्यात्मक पद्धति की ज़रूरत है जो शोधकर्ता के अवलोकन और अंतर्दृष्टि पर आधारित हो। डीपी मुखर्जी द्वारा दिया गया ये एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे आज बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं डीपी मुखर्जी के बारे में आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान दिया। उन्हें हेग के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में समाजशास्त्र का विजिटिंग प्रोफेसर बनाकर भेजा गया, जहां उन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा देने से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था। भारतीय समाजशास्त्रीय संगठन की स्थापना में भी उन्होंने विशेष रुचि दिखाई थी। वे न केवल एक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से थे बल्कि इसकी प्रबंध समिति और संपादक मंडल में भी वे सक्रिय सदस्य रहे थे। इसी प्रकार इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संगठन के अधिवेशन में भाग लिया तथा उसके उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लिया और ना ही राजनीतिक गतिविधियों में कोई बौद्धिक उन्हें रुचि थी, ना उन्होंने ये रुचि कभी प्रदर्शित की थी। वे समाजवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण एक ऐसे व्यवहारिक नियोजन में विश्वास करते थे जिसमें दुर्बल वर्गों की समस्याओं का निराकरण हो सके। ये समझ लेना ज़रूरी है कि मुखर्जी ने समाजशास्त्र के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु तथा अध्ययन पद्धतियों के बारे में भारत के लिए एक ऐसे समाजशास्त्र को विकसित करने के पक्ष में रहे जो पश्चिम के समाजशास्त्र की परंपरा से भिन्न हो। समाजशास्त्रीय आधार पर उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विज्ञान 1924, आधुनिक भारतीय संस्कृति 1942, समाजशास्त्र में मौलिक अवधारणाएं 1932, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर 1942, भारतीय युवाओं की समस्याएं 1946, विचार एवं विरोधी विचार 1946, विविधताएं डाइवर्सिटीज़ 1958 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्र में योगदान। डीपी मुखर्जी ने भारत के लिए समाजशास्त्र विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं।
इस संदर्भ में आपने भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु, अध्ययन पद्धति आदि पर विचार किया है। मुखर्जी का मत है कि भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय परंपराओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि समाजशास्त्र को रूपांतरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करके अंतिम रूप से मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उनके मत में भारतीय संस्कृति का विकास अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उनके संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ है। मानव तथा समाज के हिंदू सिद्धांत की व्याख्या करके उन्होंने बड़े उत्साह के साथ परंपराओं के अध्ययन का समर्थन किया। आपके अनुसार इस कार्य में उन परिवर्तनों का अध्ययन भी सम्मिलित है जो परंपरा में आंतरिक और बाहरी दबाव से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार भारतीय परंपराओं का अध्ययन, जो उनके मत में भारतीय समाजशास्त्री का प्रथम तथा तत्कालिक कर्तव्य है, आर्थिक शक्तियों के संदर्भ में भारतीय परंपराओं में हुए परिवर्तनों की समाजवादी व्याख्या से पूर्व किया जाना चाहिए। मुखर्जी के विचार में भारतीय समाजशास्त्री अन्यों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति में है, क्योंकि भारतीय समाज कम विघटित है। ये भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है, इसलिए भारतीय समाजशास्त्री अभी आगामी कुछ समय तक केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है। मुखर्जी भारतीय समाज के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक अध्ययन को अपनाने के पक्ष में हैं। वह कहते हैं कि भारत के सामाजिक संदर्भ में व्यक्तित्व और संस्कृति को समझने के लिए मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक उपागम ही अनुसंधान की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा भारत की सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है। इसी के द्वारा भारत की विशिष्ट परंपराओं, इसके विशिष्ट प्रतीकों और इसके विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं सामाजिक क्रियाओं को समझा एवं उनका विश्लेषण किया जा सकता है। संक्षेप में, मुखर्जी भारत में समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक पद्धति के महत्व पर बल देते हैं। उन्होंने अनुसंधान में अनुभविक प्रवृत्ति को अस्वीकार किया है। सन 1924 के प्रारंभ में जब उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो उन्होंने व्यक्ति को उन सामुदायिक श्रेणियों तथा परंपरा के द्वारा समझने के लिए दलील दी जो व्यक्तित्व के साधन के रूप में स्वैच्छिक तथा सहयोग की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती थी। मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्र केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है। इस प्रकार मुखर्जी ने पश्चिमी परंपरा के प्रतिमान पर भारत में समाजशास्त्र को ढालने के विषय में संदेह प्रकट किया है। उनके अनुसार भारत में समाजशास्त्र की अवधारणा एवं सिद्धांतों के एक पुंज के रूप में विशिष्टता रखनी चाहिए और उसकी रचना इस तरह से होनी चाहिए कि वह केवल भारत की अनुपम सामाजिक घटनाओं की विशिष्ट रूप से व्याख्या कर सके। मुखर्जी का दृढ़ विश्वास है कि जो समाजशास्त्रीय श्रेणियाँ अन्य समाजों तथा संस्कृतियों को विश्लेषण करने के लिए निर्मित की गई हैं, वे श्रेणियाँ भारतीय समाज तथा संस्कृति के तत्कालिक स्वरूप को समझने में असफल होंगी, परिणाम स्वरूप अधिक उपयुक्त नहीं होगी। इसके साथ ही मुखर्जी ये भी मानते हैं कि समाज का कोई भी एक सर्वदेशिक या सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता है। मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र को पश्चिमी की अनुकृति बनाने का विरोध करते हैं। उनके विचार से भारतीय सामाजिक चिंतन स्वतंत्र रूप से
भारतीय समाज की परिस्थितियों और समस्याओं के संदर्भ में विकसित किया जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में प्रचलित अवधारणाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने प्रगति, समानता और सामाजिक नियंत्रण आदि पर अपने विस्तृत अनुभव और विचारों को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्री ने इन अवधारणाओं की व्याख्या के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण का सहारा लिया है, जो भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं है एवं भारतीय सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन विश्लेषण के लिए निरर्थक है। थैंक यू।